हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हो एंड यू पीपल आर डूइंग वेल फाइन। सो हाउ इज एवरीवन? एवरीथिंग गुड? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू डिड द होमवर्क? Kalarsan, he is not here today. No, I cannot see him. Okay. How many of you did the homework? कितने लोगों ने किया है ये बताओ. Today I'm feeling a bit low, so I just request everybody to respond if you can. It's a kind request. If you can, then it will be a huge help for me because that will save my energy. Then I don't require to ask time and again, है ना? So let me know how many of you did the homework. नो भी कह सकते हो क्योंकि नहीं किया है तो नहीं बोलना पड़ेगा. So if you have not done it, you can say you have not done it. And if you feel like giving reasons, then you can give me reasons also. लक्ष्मी नहीं कर पाई. You were more busy or what? For some reasons you couldn't, है ना? Maybe there must be some valid reason then. Others, सबने किया और किया तो किसी ने नहीं है. I know. चलो ठीक है, तुम लोग होमवर्क करोगे नहीं मुझे पता है. एंड दिस इज टू बैड थिंग बट क्वेश्चन मैंने दिया क्या था? मैंने दिया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. ठीक है, रिंग के लिए पूछा था एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. डन है. मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस. बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, है ना? तो लेट्स से दिस डिस्टेंसेस आर, दिस पॉइंट इज पी. So, what was the value of electric field? Let's say this is x. What was the value of electric field at any distance x on the axis? It was kqx by r square plus x square 3/2. हमें क्या बताना है? हमें बताना है x का वो वैल्यू जहां पे this electric field is maximum. Done it? So basically we have to calculate maximum of this function. So how we will calculate maximum of this function? देखो, आज की क्लास में मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी कि हाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम. डन है. एंड दिस फॉर यू टू नो हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है both in JEE mains, JEE advanced. In physics, you will be asked to calculate maximum of certain functions. जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है. सो पहले तो मैं रैंडम कोई फंक्शन से समझाती हूँ तुम्हें. लेट्स से y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. एंड सपोज एक काम करती हूँ, इसको क्यूब बना देती हूँ, इसको स्क्वायर कर देती हूँ. ठीक है, एंड इसको कर देती हूँ दिस. ठीक है. अब तुमसे पूछ रहा है कि ये y कौन से x वैल्यू पे मैक्सिमम होगा. दिस y इज द फंक्शन, राइट, जिसका इक्वेशन ये है. तो इट इज आस्क्ड दैट y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x. जब भी तुम्हें ऐसा कुछ निकालना हो, इक्वेशन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर फंक्शन को उस वेरिएबल के टर्म में, दैट इज x के टर्म में, आप क्या कर दो, पहले डिफरेंशिएट कर दो. और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट करो. ठीक है. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी डिफरेंशिएट. 4x³ माइनस 2x² प्लस 2x को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट. अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे dx⁻n/dx. इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है nx n-1. तो यहाँ 3 का x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x².
तो 3 into 4 12, 12x² माइनस इसका कितना हो जाएगा 4x+2, दिस इज इक्वल टू 0। डन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज इक्वल टू 6x² माइनस 2x+2 इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रही, एक्स के मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे, मिलेंगे ना, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कितना होता है, दो सोल्यूशन होता है। सो हियर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, लेट्स से इट इज x1 एंड x2। डन है। अब तुम्हें क्या करना है, फिर से तुम्हें जो भी पहली बार डिफरेंशिएट करके आया था उसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर दो। सो अगेन डिफरेंशिएट इट। So if you are going to again differentiate, which thing? Again dy by dx को differentiate करो। So this is written as d2y by dx square। ठीक है। So if you are going to double differentiate, single differentiation का वैल्यू कितना आया था, अगर आप लोगों को याद हो, 12x² माइनस 4x, 12x² माइनस 4x +2 और -2 है समथिंग +2। ठीक है। We need to differentiate it again. So d2x by dy square will be equal to d by dx of 12x² minus 4x plus 2. So what value we are going to get? We are going to get 24x minus 4। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हें x1 और x2 आया है ना, इसको हम बुलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज को ये तुम्हारा डबल डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आया है उसमें पुट करके देखो। तो मैं क्या पुट करके देखूंगी, एक बार x का वैल्यू x1 रखूंगी। अब देखूंगी कि ये वाला जो आया है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव। सिंपली फिर 24 यहाँ पे x का वैल्यू x2 रखेंगे, एंड देन वी विल चेक वट एवर वैल्यू वी गॉट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। If it is positive, if d2x by dx square is greater than 0, if it is positive, let's say at x1 it is positive, then x1 will be the point of minimum. X1 will be the point of what? Minimum. Done it? And if d2x by dx square is less than 0, let's say at x equal to x2, it is less than 0. So x2 will be the पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। x2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। डन। सो ये हमें निकालना है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आए, लेट से सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही वैल्यू मिला, यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वाड्रेटिक में ही एक्स के सिंगल पावर में इक्वेशन आया, तो सिर्फ एक वैल्यू आएगा, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक होगा। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आता है तो तुम्हें डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देन दैट सिंगल क्रिटिकल पॉइंट विल बी द आंसर। ठीक है। तो चलो हम इस केस में निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड as a function of x is given, right? We have to calculate the point where electric field is maximum. We can do it now, right? So अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? Then you will get two things. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने वाले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का वैल्यू कितना है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। के क्यू तो कॉमन कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। के क्यू इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हाउ वी डिफरेंशिएट सच फंक्शन। अगर तुम्हें देखो मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि तुम लोग डिफरेंशिएशन को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। So if you are given something like to differentiate x by, suppose कर लो x स्क्वायर सॉरी x प्लस a का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो पहले जो डिवीजन में है ना उसको पहले यहाँ पे लिख लो। फिर जो मल्टीप्लीकेशन में है उस सॉरी जो न्यूमरेटर में है उसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन दो। फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको अब आप डिफरेंशिएट करो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर में था उसको सिंपल यहीं पे लिख डालो, डिवाइडेड बाई
जो भी न्यूमरेटर में था उसको नीचे लिखो और उसका कर दो स्क्वायर, यानी कि पहले से ये स्क्वायर था तो अब हो गया ये 4। ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं अगर दो चीजें डिवीजन में है तो। सिमिलरली वी विल डू हियर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट वेरी कामली। सो यहाँ पे देखो के क्यू को मैं नहीं लिखती हूँ अभी क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो डिनोमिनेटर इज दिस, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर को इधर लिख लिया 3/2। जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, न्यूमरेटर में एक्स था माइनस साइन। नाउ वट एवर इज इन डिनोमिनेटर, अब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और जो न्यूमरेटर में है उसको आप ऐसे लिख डालो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 का स्क्वायर यानी कि क्यू। और ये सिंगल डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट करना है, जीरो से। तो ये वाला टर्म तो इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, उसको आप उधर भेज दो। अब भेजने के बाद जो भी डिफरेंशिएट करके आ रहा है ना, आप उसको अच्छे से लिख डालो। सो व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, dx by dx is 1 minus x is x. What will be the differentiation of d r square plus x square 3/2? तो देखो ऐसी चीजों को भी डिफरेंशिएट करने के लिए तुम लोगों को आना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ तुम लोगों को, and that is why I requested each one of you to practice integration and differentiation. It's very important, ठीक है। So d r square plus x square का पावर 3/2, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना, d बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, यहाँ पे भी क्या लिखो, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई डी। यानी कि जैसे देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हमें किस चीज का पता है, हमें पता है डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स अगर हो तो एन एक्स n-1, ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला। सो यहाँ पे x का पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है, सो यू नीड टू डिफरेंशिएट इट in terms of r square plus x square itself, then only you will be able to use this formula, and that is why I've written this here. So I simply divided the whole thing by this and then multiplied it. कट जाएगा ऐसे भी, you will get the original thing, right? So you can do like this. Now you apply the formula 3/2, it will become, and then r square plus x square 3/2 minus 1, that is half, and इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर स्क्वायर बाई डी एक्स जीरो, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज 2x। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू। अब आप एक काम करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर को कॉमन ले लो। अगर आप कॉमन ले लोगे हाफ पावर को ऐसे, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम, यहाँ पे सिंगल पावर हमने हाफ पावर ले लिया तो कितना पावर बचेगा, सिंगल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, क्योंकि देन हाफ प्लस सिंगल पावर ऑफ दिस, हाफ प्लस 1 3/2, सो ऐसा माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग, डन है। सो आइदर दिस थिंग विल बी जीरो एंड ऑल्सो दिस थिंग विल बी जीरो, और मे बी वन इज नॉट जीरो अनदर इज जीरो, डन है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सम ऑफ टू थिंग्स गेटिंग स्क्वायर्ड। एक्स जीरो हो नहीं सकता, एक्स जीरो हो भी सकता है, वेरिएबल है, बट आर तो जीरो नहीं हो सकता ना, बिकॉज आर इज द रेडियस। सो दिस थिंग कैनॉट इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ, सो दिस थिंग विल बी जीरो। इसको अगर आप जीरो करते हो यू विल गेट एक्स का वैल्यू व्हाट, 2x square is equal to r square. So x is equal to plus minus 1 by root 2. ठीक है। Now you will use the second differentiation. If you will put the values, you will get that at x equal to plus minus half, at one you will be getting maxima, at other you will be getting minima. But magnitude दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम होगा। क्यों, देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस।
इसका क्या मतलब है, दिस इज द वैल्यू x इक्वल टू आर बाई रूट टू and this is the value x equal to minus r by root 2 and both at x equal to plus minus r by root 2 you can see magnitude of electric field is maximum. इसको मैं मिनिमा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, बट स्टिल मैग्नीट्यूड इज व्हाट मैक्सिमम. ठीक है. सो एट प्लस माइनस, अब देखो इसका एक और सिग्निफिकेंस है. प्लस माइनस कहने का मतलब क्या, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन यू विल बी, आई मीन चार्ज इज पॉजिटिव राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी दिख रहा है, इधर भी जाएगा, है ना, रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा इधर भी निकलेगा, ऐसे. डन. सो ऑन दिस साइड एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू एंड ऑन दिस साइड एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू you will be getting same value of maximum electric field. So now I hope these two questions are clear. किसी को डाउट है तो बताओ. If you are having doubt, you can let me know. चलो प्लीज कोऑपरेट. जब मैं बोलती हूँ ना कुछ डाउट है बताओ, तो प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो यार. तुम लोग बहुत डिसअपॉइंट करते हो सीरियसली. एक काम करना तुम लोग, इसको फिर से प्यार से विथ डिटेल प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है. ओके अविनाश, व्हाट इज योर डाउट? नो डाउट. लक्ष्मी, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी तुम लोगों को, नोट्स के थ्रू अच्छे से जाना, ठीक है, फिर से डिराइव करना, फिर से प्रैक्टिस करना. नव्यश्री, थैंक यू सो मच. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, तभी चीजें ना दिमाग में ठहरती है. सो आई हैव डन एवरीथिंग हियर, आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्लियर. अब देखो आज की क्लास में ना मैं एक्चुअली स्लो जा रही हूँ, आई एम नॉट ओके, सो आई विल बी स्लो, वेरी स्लो, बट ठीक है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू. ये होमवर्क का एक सेकंड क्वेश्चन था. मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पॉइंट. ठीक है, तुम लोगों ने निकाला नहीं, आई नो. सो आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस. कैसे हेल्प करूंगी? बनाकर, डेफिनेटली. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. सो यहाँ पे क्या था, ऐसा है, ऐसा. ठीक है. And what is, I am just dividing it into two parts. So this is your pi by 2 and this is your another pi by 2. ठीक है, दोनों एंगल है, pi by 2 टोटल एंगल मेकिंग, टोटल एंगल बिकमिंग 5. ठीक है. Now you have to calculate electric field because of all charges present on the arc at the center. What I am going to do now is I am going to take one element here. ठीक है. Let's say this element is making an angle theta with the vertical. ठीक है. इतना एंगल ये बनाया, इसका लेंथ ले लो dl. And this dl length is contained in angle d theta. इसका क्या मीनिंग है, जैसे देखो आर्क होता है ना ऐसा, अगर आर्क का तुम कोई भी एक छोटा सा लेंथ ले रहे हो, तो दिस लेंथ इज कंटेन्ड इन सर्टेन एंगल. अगर मैं इसे बड़ा करके तुम्हारे लिए दिखाऊं, तो डीएल लेंथ को चलो मैंने बड़ा करके दिखा दिया ऐसा. सो दिस डीएल लेंथ इज कंटेन्ड इन सर्टेन एंगल. डन है. सो since this dl length is very small, I would say this angle which is containing dl is also very small, so I'm calling it d theta. Done है. So here what I have taken, this dl angle is contained in angle d theta. अब देखो dl को d theta के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, तुम लोगों का बेसिक, दिस इज बेसिक ज्योमेट्री. dl is written as r d theta. लिख दिया हमने dl को r d theta. Let's say here charge per unit length is lambda. Let's say it is lambda. ठीक है. So small charge on this dl length, that is dq, will be equal to lambda dl. यानी कि that will be equal to lambda r d theta. तो हमें क्या मिल गया, dq. हमें क्या मिल गया, dq. Now we know dq. What will be the electric field at point O because of this element? It will be in this direction. ठीक है. And if this angle is theta, this angle is also what, theta. ठीक है. अब आप वैल्यू को लिख डालो. d का वैल्यू क्या होगा, k dq, that k dq अभी मैं लिखती हूँ, डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर. ठीक है.
सिमिलरली नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इधर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे निकालूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, and this will be directed in this sense. Magnitude will be same because this element I have taken also at an angle theta from the vertical. So this angle will be also theta. ठीक है. First D will have component in this direction, D cos theta. This element will also have one component in this direction, that is your D cos theta. ठीक है. And then another element will be in which direction? मैंने सब कुछ सही सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लेना. सो इन दिस डायरेक्शन इट विल बी डी साइन थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज डी साइन थीटा. तो देखो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल्ड एंड डी कॉस थीटा विल गेट एडेड. So basically, small d is this, but we don't need to add this. Rather, to calculate total electric field, we need to add dE cos theta. क्योंकि साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा एडजेसेंट सिमेट्रिकल एलिमेंट से. सो यू डोंट नीड टू ऐड डीई टू कैलकुलेट ई, यू नीड टू ऐड डी कॉस थीटा टू कैलकुलेट ई. अब वही करेंगे हम. ठीक है. सो ई के लिए किसको ऐड करने जा रहे हैं हम? डी कॉस थीटा था ना. हाँ, कॉस थीटा. सो अब आप डी का वैल्यू लिख दो, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा. ठीक है. Now let's have a look over it. Let's put all the values. K dq क्या था हमारा? dq था lambda r d theta divided by r का square cos theta. अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. K lambda r और यहाँ पे by r का square and this is your cos theta d theta. Now the question is how you are going to put the limit. Limit आप कैसे रखोगे? So just give me 1 second. ठीक है. चलो ठीक है. सो हमारे पास कैसा था, ऐसा आर्क था. ठीक है. वन वॉज मेकिंग दिस वॉज लाइक दिस एंगल वॉज टोटल 5. सो इफ यू लुक एट हियर केयरफुली, एक काम करो, मिडिल वाले को हटा दो, इसको हटा देते हैं अभी के लिए. तो हाउ द होल आर्क विल गेट कवर्ड. अगर मैं पहले आर्क की बात करूं, पहले एलिमेंट यहां से ले सकते हैं, लास्ट एलिमेंट वी विल बी टेकिंग हियर. So we have to cover from A to B. So if you are at A, angle is what? If you are at A, then angle हमने ये थीटा किससे लिया है? Remember, we have taken this from the vertical. ठीक है. So vertical से ही हमें angle लेना है. अब आप देखो, A point with vertical will make how much angle? This angle will be 5/2. This line will make an angle how much with the vertical? 5/2. And B point will make how much angle with the vertical? -5/2. अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा. सो यहाँ से एक काम करो, थीटा विल वेरी फ्रॉम 5/2 टू -5/2. दिस थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर. ठीक है. या फिर -5/2 से +5/2. वट एवर यू राइट, मैग्नीट्यूड हमें पॉजिटिव लिखना है. अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, के लैम्डा बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा. अब साइन थीटा का लिमिट आप पुट कर दो -5/2 से +5/2. इफ यू आर गोइंग टू पुट इट, क्या आएगा? के लैम्डा बाई आर साइन 5/2 माइनस साइन -5/2. ठीक है. और साइन माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है? माइनस साइन थीटा. सो दिस विल बिकम -sin 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आंसर विल बी 2k लैम्डा साइन 5/2 डिवाइडेड बाय आर. कल जो मैंने आंसर लिखा था ना, वो मैंने थीटा साइन थीटा लिखा, 5 लिखा था. क्यों? क्योंकि उस केस में मैंने इस एंगल को 2 5 मान लिया. सो उसके लिए आंसर था. अगर ये एंगल 5 है तो योर आंसर विल लुक लाइक. ठीक है. तो दिस इज हाउ. यहाँ पे एक न्यू चीज ये था कि वी ब्रोक डीएल इंटू आर डी थीटा, ये हम कर सकते हैं. ठीक है. तो इज इट क्लियर एवरीबडी? इफ यस तो आप बता दो.
If it is clear, then let me know. Yes. किसी को डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। विच एंगल, देखो लिमिट हमने लिया ना, जैसे देखो हम मेजरमेंट करते कैसे हैं। अगर अगर तुमने ये इस लाइन को मान लिया है रेफरेंस लाइन, तो ये एक पॉइंट ए है और दूसरा ये पॉइंट बी है। अगर ये एंगल मेजर कर रहे हो तो ए से इस लाइन तक के इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो, अनदर एंगल यू आर मेजरिंग विद दिस डायरेक्शन। सो इफ वन एंगल इज पॉजिटिव अनदर विल बी नेगेटिव। ठीक है। सो जनरली व्हाट हैपेंस, which angle we take as positive, which angle we take as negative. Angle measured in clockwise direction, that is taken as, sorry, anti-clockwise direction, that is taken as positive. So this will be plus 5 by 2 and this will be minus 5 by 2. So this is the sign convention. हम ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी याद करो, अगर तुम्हें याद हो कोऑर्डिनेट में। ओके अविनाश, कोऑर्डिनेट में हमने क्या किया था, ये ए एक्स एक्सिस होता है, ये बी वाई एक्सिस होता है। अगर एंगल सिक्स, ये वाले को हम 60 डिग्री कहते हैं, कहाँ से मेजर किया, यहाँ से ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इधर एंगल 60 डिग्री ये है ना, इसको ऐसे मेजर करेंगे और इस एंगल को हम बोलते हैं -60 डिग्री। सो व्हेन वी मेजर एंगल इन clockwise sense we say negative, in anti-clockwise we say positive. So whenever you are measuring angle, first you will take the reference line and then you will use the sign convention. ठीक है। कल के क्लास में और हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था, विच इज ट्रू फॉर द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब 3D सरफेस। और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कुछ चार्जेज हैं, उसके बाहर भी चार्जेज हैं, then flux through closed surface, flux through closed surface is equal to what, d phi, यानी कि sum of all flux through closed surface is equal to charge enclosed. So अंदर जो जो चार्जेज हैं उसका सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है। So there won't be any flux through closed surface because of outside charges, but there will be electric field inside closed surface because of outside charge. कल मैंने बताया लीनियर चार्ज के लिए, हम लीनियर रॉड के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट एनी डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था, और व्हाट वाज द वैल्यू, एनीवन रिमेम्बर? अब मैं भूल गई अचानक से। क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस वाज राइट। हाँ यही था। सीट के लिए भी हमने पढ़ा था, कंडक्टिंग सीट होगा, नॉन कंडक्टिंग सीट होगा। कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट, एरियल चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट। उसके बाद देखो, अगर हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए किसी भी डिस्टेंस आर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे? वी कैन यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को पिक करो। गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या होगा बताओ, व्हाट यू विल बी टेकिंग एज द गॉसियन सरफेस। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर तुम स्फीयर से डील कर रहे हो, गॉसियन सरफेस विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर। तो मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर बना लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, E dot ds, that is flux through closed surface, through whatever Gaussian surface you have taken, is equal to Q enclosed by epsilon. Let's say इसके ऊपर चार्ज है +2, तो we can take this as a Gaussian surface, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा। So angle between electric field and area vector, which is normal to outward, normal to the surface, is parallel. So here E ds
cos 0 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस, डॉटेड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? पूरा स्फीयर ही इसके अंदर है, यानी कि टोटल चार्ज कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन। अब देखो इसके हर पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा? कांस्टेंट होगा। तो ई को आप बाहर ले लो, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं। cos 0 विल बिकम 1, सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब देखो इसके पूरे सरफेस एरिया का सम कितना होगा? दैट विल बी 4 पाई आर क्यू बाई एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। So if you have a non-conducting solid sphere and which is having total charge q, and you are going to calculate electric field at any distance r at an outside point, then electric field will be kq by r square. ठीक है? उसी तरह से अगर इस पॉइंट पे निकालना है सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस क्या लोगे तुम? ऐसा लोगे, sphere of radius capital R, क्योंकि Gaussian surface always we allow Gaussian surface to pass through the point at which we are going to calculate electric field. So यहाँ पे भी अगर same Gauss law को use करोगे, Q enclosed by epsilon naught, then Q enclosed is capital Q by epsilon naught. Again इसके हर point पे E constant होगा because all are equidistant from the center. So that is same E को आप बाहर ले लोगे। Angle between electric field and area vector is 0 degree, क्योंकि electric field will be outwardly directed like this. Area vector is also in this sense outward normal to the surface, so that is also 0. So ds cos 0. Again ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 pi r square q by epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? k q by r square. तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या था? के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या हो गया? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास एक फाइनल केस बचा है कि इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा। तो अगर आप इनसाइड पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तो गॉसियन सरफेस क्या होगा बताओ? गॉसियन सरफेस यहां से पास करता हुआ एक स्फीयर लोगे, लेट्स से रेडियस इज स्मॉल आर। Again, you will do the same thing. E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon. पहले चलो इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। So again, on this Gaussian surface, on each point, electric field will be same. क्योंकि each point are at a constant distance from the center, so E constant है, इसको बाहर ले लो। Angle between electric field and area vector, again it is 0 degree, same as before, cos 0. नाउ व्हाट विल बी क्यू इनक्लोज्ड? अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, रेड स्फीयर के अंदर सारा चार्ज क्यू है नहीं, है ना, लेस अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर। हाउ वी विल कैलकुलेट इट? तो ध्यान से देखना, क्यू चार्ज वाज इनसाइड द सरफेस ऑफ वॉल्यूम 4/3 पायर क्यू। सो इतने वॉल्यूम पे क्यू चार्ज। आप कैसे इसको लिखोगे? इसको ध्यान से ऐसे लिख दो कि 4/3 पायर क्यू वॉल्यूम के लिए क्यू चार्ज है। यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज होगा? क्यू बाई 4/3 पायर क्यू। हमारे गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो उसके अंदर इतने चार्जेस होंगे। यूनिटरी मेथड यूज किया, कट इट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर गोइंग टू गेट क्यू बाई आर क्यू। ठीक है, अब आप इसको लिख डालो। तो हियर QRQ by RQ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। E इंटू सम ऑफ ds, एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू QRQ बाई RQ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप कुछ चीजों को कट कर दो, यहाँ से एक आर बचेगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ K विल बी KQR बाई RQ। ठीक है, इसी को इफ यू आर गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जहां पे डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना होगा रो के टर्म में, अगर आप लिखते हो, वेयर रो इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई आर क्यू,
because this is the density of charge inside the sphere. Q is total charge, total volume is this. So वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज दिस. अगर उस टर्म में आंसर को लिखोगे तो आंसर विल बी रो आर बाई, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को डाउट है तो बोलो. एनीवन? इफ यस लेट मी नो प्लीज. I will be helping you out. Don't worry. You can ask doubts. I'm in the classroom, so it's my duty to clear those things. Thank you, Avinash. Thank you. Thank you so much. और किसी का डाउट है तो बोलो. Anything, anything. I mean, and somewhere there are people from South also. So if you feel like I'm using more Hindi, you can just interrupt me at that point of time. ठीक है? You can simply text me or tell me, ma'am, please don't use more Hindi. ठीक है? Because maybe sometimes in flow I'm going more in Hindi. So that thing also you can do. चलो बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत साथ दे रहे हो सीरियसली. चलो हमारे पास कुछ ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो वी विल डू सम 2 or 3 क्वेश्चंस. आफ्टर दैट मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी. ठीक है? वी वॉन्ट बी डूइंग मोर. ठीक है लक्ष्मी, थैंक यू सो मच. चलो टेक योर टाइम, आई विल बी गिविंग यू टाइम, और आप लोग क्वेश्चन करो. आई विल बी लॉन्चिंग द पोल. देखो इसको ए मान लो, और इसको बड़े वाले को बी मान लो, छोटे वाले व्हाट इज दिस क्यूब, क्यूब को बी मान लो. ठीक है? अब आप निकालो. जस्ट यूज द गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का फॉर्मूला, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर. ओके आई गॉट 4 आंसर्स. लेकिन तुम लोगों ने ऑप्शन दिया मुझे कैसे? ऑप्शन तो दिया ही नहीं मैंने. देखो तुम लोग भी खेल गए. हाँ, सॉरी. मैंने पोल तो लॉन्च किया बट यहाँ पे ऑप्शंस कहाँ दिए हुए हैं? सॉरी. चलो आंसर बताओ चैट सेक्शन में, व्हाट यू आर गेटिंग. चलो अगर, no, I could have given the option actually. I forgot to take that. Anyway, no issue. You can write your answer in the chat section. Yes, Akshita, very good.
दैट्स ग्रेट, थैंक यू। देखो कैसे करोगे, यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ए एंड बी। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्यूब इज अ क्लोज surface, so flux, this is flux, so flux through closed surface is equal to what? Charge enclosed by epsilon naught. So flux through A will be equal to what? A, ये छोटा वाला क्यूब है, इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है तुम्हें? 2q चार्ज दिख रहा है। So flux through A is 2q by epsilon naught. What will be flux through B? बी के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बताओ? बी है बड़ा वाला क्यूब, बड़े वाले क्यूब के अंदर है छोटा वाला क्यूब, यानी कि वट एवर चार्ज इज इनसाइड द स्मॉलर क्यूब, दैट चार्ज विल ऑल्सो बी इनसाइड द क्यूब बी। सो क्यूब बी हैज चार्ज 3q and 2q both. So total charge inside closed surface B is 5q. So flux will be 5q by epsilon. What is the ratio of phi A by phi B? So this ratio is equal to 2 by 5. So correct answer will be what? 2 by 5. The question was that easy. It's not difficult at all. All these are questions of JEE Mains 2020. Dielectric constant. Dielectric constant means epsilon r. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, so this epsilon r is called dielectric. Time I can launch the poll, so I will be doing that. Okay, I got two answers. One is correct, another incorrect. Please solve it carefully. Two correct answers I got. I don't know who are those two people, but two correct answers I have received. I will be ending the poll very soon, so you can vote if you have solved it now. चलो, I will be ending the poll now. Question बहुत easy था, है ना? So force between two charges Q1 and Q2 placed in vacuum at a separation R is F. So F का वैल्यू आप क्या लिखोगे बताओ? धनुष, नहीं, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो आप। सो F का वैल्यू आप क्या लिखोगे? K Q1 Q2 by R square, where K is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught, because it is vacuum. Q1 Q2 by R square. Force between them when placed in a media having dielectric constant phi at R by 5 centimeter apart will be what? So now these two charges are kept at what separation? At a separation of R by 5. And now this media has a dielectric constant, that is epsilon R value is equal to 5. So what will be the new force? Let's say new force is F dash. F dash को आप क्या लिखोगे?
1/4 pi epsilon, which is equal to epsilon naught epsilon r into q1 q2 by r by 5 का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलन आर है 5, अब आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, 1/4 pi एप्सिलन नॉट q1 q2 आर स्क्वायर इंटू एप्सिलन आर को आप 5 लिख दो, एंड दिस 5 का स्क्वायर विल गो अप, दैट इज 25। सो दिस न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू 5 इंटू q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square, and this is equal to how much, f। यही तो f है ना। So new force f dash is equal to 5f। Correct answer will be option A। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाना है, आप लोग ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को करो। अभी से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डू इट नाउ। आई एम हियर ओनली, आप लोग प्लीज यार सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डालो ना। somebody is simply keeping the answer there, please don't do this, please take your time, solve the question, then put it in the poll please। इतने समझदार हो तुम लोग, 12th क्लास में आ गए हो यार, डोंट डू सच चाइल्डिश थिंग। हाँ, बिकॉज योर प्रोग्रेस वोंट बी एबल टू टॉलरेट दिस। अगर इतने चाइल्डिश एक्टिविटी अभी करोगे करोगे ना, तुम्हारा प्रोग्रेस डाउन हो जाएगा। आई एम वरीड अबाउट दैट। आफ्टर 1 ईयर तुम लोगों को बेहतर पोजीशन में होना है, दैट शुड बी योर टारगेट। सेट योर गोल्स, सेट योर टारगेट, एक्ट अकॉर्डिंगली, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रही। गेट इन्वेस्टेड, हाँ, दिस लाइफ इज टू गुड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, otherwise it's useless, just breathing and living, nothing else। Sometimes that breathing living will also become difficult if now you are not acting sensibly। anyway, मैंने ज्यादा ही लेक्चर दे दिया, आई नो, पर ठीक है, आंसर करो पहले। आई मीन फर्स्ट सॉल्व इट देन आंसर। Again, in the first class, I have told you, if you are weak in class 11th physics, start attending some lectures on YouTube so that you can learn। I don't know how many of you are doing it, but you should be doing it। चलो, I will be helping you to do this question। कोई नहीं, one correct answer I received, I'm really happy। Who is this? I don't know, but yes, that's great, thank you। At least one correct answer I received। Chalo, there is a charge of minus q and mass n that is moving in a circle of radius r, ठीक है, around an infinitely long line charge of linear charge density plus lambda। So there is a linear charge density plus lambda, ठीक है, and around this there is one charge minus q which is going in a circle। ठीक है, whenever something is going in a circle, whenever anything is going in a circle, there must be a force acting towards the center। Done है? And that force will be responsible for taking this particle in a circle, and this force is equated to mv square by r। And what will be that force here? Electrostatic force। क्योंकि if there is a negative charge here and there is electric field in this direction, I have told you, on negative charge, electric force acts opposite to the direction of electric field। So on this negative charge, electric force will act in this direction। So that is towards the center। So here centripetal force is getting provided by which force? Electrostatic force। And इस force का value कितना होगा? कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू? सो दो चार्ज के बीच में आप फोर्स को क्या लिखते हो?
k(q1 q2)/r², ऐसे लिखते हो ना? सो इफ यू लुक एट इट क्लोजली, ये कब होता है? व्हेन Q1 एंड Q2 आर एट आर सेपरेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, Q2 × k(q1/r²), k(q1/r²) क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 at Q2. So this can be written as electric field because of Q1. So force is equal to Q2 into electric field because of Q1. So force in general can be written as QE if there is Q charge in E electric field. So here force will be equal to Q into electric field. So Q is Q. नेगेटिव साइन को मैं हटा रही हूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे? λ/2πε0 r. Put this value here. Q λ/2πε0 r is equal to mv²/r. So Q into E हो गया। हमें निकालना क्या था? टाइम पीरियड निकालना है ना। R R will get cancelled एंड v² का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? नहीं, 2, दिस इज Q लैम्डा राइट। v² का वैल्यू क्या आया? Q λ/2πε0 m। सो v का वैल्यू क्या होगा? √n। अब आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2πr/v। क्योंकि अगर कोई भी चीज सर्कल में जा रहा है तो इन वन टाइम पीरियड इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2πr विथ वेलोसिटी v। सो टाइम पीरियड इज दिस। अब आप एक काम करो, राइट द वैल्यू 2πr/v। v का वैल्यू कितना आया था? Q λ/2πε0 m। पुट दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर, है ना? यहाँ पे which one will be the answer? This is going to be your answer. 2πr/v। v का वैल्यू कितना था? Q λ/, यस, एक काम करो, के टर्म में आंसर लिखा है, ठीक है? सो के टर्म में अगर आंसर लिख रहा है ना, मैं फुल आंसर लिखती हूँ। 2πε0 है ना, यहाँ पे एक 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2 चला जाएगा, ठीक है? सो 1/4πε0 क्या हो जाएगा? के। सो 2πr डिवाइडेड बाई √1/4πε0 को मैं क्या लिख रही हूँ? के। सो KQ λ/m। So if you write this will sorry, 2 is there also. So answer will be how much? Time period 2πr into m by 2kq lambda. So correct option is what? D. This is going to be your answer. ठीक है? I hope आप समझ चुके हो। किसी को डाउट है? सॉरी यार, मैं तो 5-6 बजा ही थी, तुम लोगों को बोला था जल्दी छोड़ूंगी, बट मैंने सोचा ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? बिकॉज लेटर ऑन जब हम कॉन्सेप्ट को कर रहे होंगे तो इतना टाइम नहीं मिलता। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर हाँ तो बता सकते हो। नो, अविनाश, लक्ष्मी, थैंक यू। सारे लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आई रियली फील गुड व्हेन यू सेंड इन योर वर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन था ये आज की क्लास के लिए, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अगेन कैलकुलेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो ये मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए रख रही हूँ। ओके प्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी अभी, और इस क्वेश्चन को आप क्लास के बाद या फिर इन नाइट व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर रीडिंग, you will be solving it. ठीक है? So take it as a homework. Here you have to calculate maxima. Repulsive force between them is maximum. So charge को इस तरह से divide करना है so that force will be maximum. So I want you people to sit with this question for some minutes. Try doing it. ठीक है? होमवर्क में कर लो। किसी को और कोई डाउट है बता दो, otherwise we will leave. कोई डाउट नहीं है? Tericum, thank you so much. You will try. That's great.
Kalarsan, he is from which chain B? Anyone here from his chain B? Avinash, thank you. Thank you, Lakshmi. Thank you so much. He didn't join for the class today. He was regular in the class. He was attentive also. So I want to know where he is. Anyone from his school? Sorry. Terikam. I cannot understand what you're trying to say. Janvi Bitlangso. Okay. Mani, you are from his Janvi, right? Why he didn't join for the class? You know anything about him? Mani? Yeah, Mani. I don't know. Acha, you don't know. Just tell him to go through the slide or also help him with whatever I have taught today. Okay? And tell him to join classes. Chalo, take it. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Take care of yourself and keep reading. कल का class नहीं होगा because tomorrow there is holiday. There is a group Good Friday. Okay. So tomorrow there won't be any class. After that we will be meeting again. ठीक है? चलो. Bye everyone. Take care of yourself. Bye bye.